महिंद्रा XUV 700 इसका कंपैरिजन कब आने वाला है, आप ये काफ़ी टाइम से मुझे पूछ रहे थे। तो इस वजह से हम लाए हैं महिंद्रा XUV 700 का एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन विद किया कारेंस, MG हेक्टर प्लस, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आ जाती है Hyundai अल्काज़ार एंड इवन द टाटा सफारी। तो इन पांचों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से, आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता चल जाएगी हमारे इस महा कंपैरिजन में। फिर भी आपके पास डाउट्स है, आप डायरेक्टली मेरे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। motoroctane.com/car-consultancy पे जाके अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग, अगर आपके पास ये वीडियो के बाद फिर भी डाउट्स रहते हैं। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द वीडियो, यहाँ पे हम आपके लिए बात करेंगे एक एक करके सारी गाड़ियों के बारे में इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम आर राइट हैंड साइड, सारी गाड़ियों को एक एक करके कवर करेंगे। MG हेक्टर प्लस, ये गाड़ी काफ़ी अंडररेटेड है इन इट सेगमेंट, और ओवरऑल जो इसकी स्टाइलिंग है बहुत अच्छी है। देखिए, मैं स्टाइलिंग जो है ना सारी गाड़ियों पे इतना डिटेल में नहीं जाना वाला, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है सारी गाड़ियों की स्टाइलिंग कैसी है। पर अगर मैं टायर साइजेस की बात कर लूँ तो हेक्टर प्लस में आपको 18 इंच व्हील्स आते हैं, किया कैरेंस में आपको 16 इंच आते हैं ऑन द टॉप एंड ऑल्सो, जो इसे सबसे छोटा बना देता है इन द कैटेगरी। 700 अल्काज़ार एंड सफारी में आपको 18 इंच व्हील्स आते हैं। सो ओवरऑल अगर आप साइज देखते हैं टायर्स का, तो कैरेंस का टायर साइज सबसे छोटा है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी चाहे आप 700 की बात कर लो या सफारी की बात कर लो, दोनों को 200 mm से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाकी तीनों गाड़ियों को लगभग क्लोज टू 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। स्पेयर टायर सबके देखेंगे तो छोटे हैं, सिर्फ कैरेंस को पूरे 16 इंच के व्हील्स आता है, बाकी सब में एटलीस्ट एक साइज छोटा आपको स्पेयर टायर मिल जाता है। सो ये एक और एक डिफ्रेंसिएशन आ गया। पेंट क्वालिटी में सारी गाड़ियों की पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, चाहे आप हेक्टर की बात कर लो और इवन एनी ऑफ द अदर फोर कार्स, यहाँ पे पेंट क्वालिटी की कहीं पे भी कुछ कमी नहीं है। सबका पेंट क्वालिटी, फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा है, एंड कहीं पे भी किस में भी पैनल गैपिंग के मैंने इश्यूज नहीं देखे हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ पैनल गैपिंग नहीं दिखाई दिया, सबके ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही है। अगर मैं सारी गाड़ियों के वाइपर्स के बारे में बात कर लूँ तो हेक्टर, कैरेंस एंड इवन द अल्काज़ार हेक्टर प्लस, हाँ, तो ये सारी गाड़ियों में आपको रेगुलर वाइपर्स आते हैं। वेराज आई फील इट्स अ क्लियर कॉस्ट कट यहाँ पे, क्योंकि जैसे अगर आप 700 देखते हो या सफारी देखते हो, इसमें आपको एरोटोन वाइपर्स आते हैं जो ज़्यादा बेटर क्लीन करते हैं, एंड दे आर मोर सूटेबल फॉर अ कार जो ये प्राइस में आती है आपके लिए। अब यहाँ अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात कर लूँ तो किया कैरेंस में आपकी एक बड़ी सूटकेस आराम से बैठ जाती है और एक छोटी सूटकेस के लिए भी जगह है टू फिट इन विद द थर्ड रो अप। और जब आप सीट्स फोल्ड कर देते हैं तब तो स्पेस की प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी गाड़ी में आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आपने सीट्स फोल्ड कर दी, आप मल्टीपल बड़े साइज़ के बैग्स ले जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, छोटे या बड़े, यू विल हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम टू कैरी एवरीथिंग। प्लस 700 में अगर आप देखते हैं तो आप एक मीडियम और एक स्मॉल साइज सूटकेस ले जा सकते हैं विद द सीट्स अप, और जब सीट्स फोल्ड कर देंगे लाइक आई सेड, आप यहाँ पे 3-4 सूटकेसेस बड़े साइज के भी बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल और प्रॉब्लम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। टाटा सफारी की अगर आप बूट स्पेस देखते हैं तो यहाँ पे जब सारी सीट्स रेस्ड है तो एक सूटकेस भी बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बंद भी नहीं होती है उसकी बूट। वेराज जब आप सीट्स फोल्ड कर देंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छी जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे, आप तीनों सूटकेसेस आराम से डाल सकते हैं, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है टू कीप अ लॉट मोर लगेज टू। अल्काज़ार में आप मीडियम साइज का सूटकेस ले जा सकते हैं विद द थर्ड रो फोल्डेड, एंड जब आप सीट्स बाकी के फोल्ड कर देते हैं तो आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है टू टेक अदर बैग्स एज वेल। तो यहाँ पे अल्काज़ार का बूट थोड़ा छोटा हो जाता है इन साइज कंपेरेटिवली। हेक्टर प्लस में आप एक मीडियम साइज सूटकेस ले जा सकते हैं, वेरस जब थर्ड रो सीट फोल्ड कर दे तब आपके पास अच्छी खासी जगह है टू टेक द एक्स्ट्रा बैग्स, और आप 3 नहीं 5, 6, 7 बैग भी ले जा सकते हैं। प्लस हेक्टर प्लस का बूट भी काफ़ी बड़ा है, सो यू कैन फिट इन अ लॉट मोर लगेज विद अ लॉट ऑफ ईज। किया कैरेंस की अगर मैं चाबी के बारे में बात कर लूँ तो इसमें आपको लॉक अनलॉक आता है, आपके पास रिमोट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आता है, एंड आपके पास बूट ओपनिंग का ऑप्शन भी आ जाता है अंदर की।
XUV700 में आपके पास लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग का ऑप्शन आ जाता है और इसमें फ्लिप की आती है। टाटा सफारी में आपके पास लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग और साथ में हेडलाइट जलाने का भी ऑप्शन दे दिया गया है। अल्कज़ार की अगर आप चाबी देखते हैं तो इसमें आपके पास लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग एंड कार स्टार्ट करने का ऑप्शन भी दे दिया गया है। वेराज MG हेक्टर की चाबी में आपके पास लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग है। अब हम गाड़ी के अंदर जाते हैं। यहाँ पे स्पेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, ड्राइव क्वालिटी, माइलेज, सारी एस्पेक्ट्स आपके लिए कवर करने वाले। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप। क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी का जो सबसे एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? वो है उसका इंजन। तो जब भी आप सुबह कोल्ड स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब आप गाड़ी सुबह चालू करते हैं, तब उसका वेर एंड टेयर ऑलमोस्ट 75% होता है। वेर एंड टेयर विल कॉज डैमेज टू द इंजन इवेंचुअली। और जब आप सिटी ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं, तभी भी उस पर स्ट्रेस बहुत बढ़ता है, जिससे उसका वेर एंड टेयर इंक्रीज हो जाता है। अब अगर आप एक रेगुलर इंजन ऑयल यूज़ करते हैं तो आपकी इंजन लाइफ को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ फुली सिंथेटिक कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक इंजन ऑयल। ये BS6 रेडी तो है, साथ में आपकी इंजन की लाइफ बढ़ाएगा। तो इससे आपका ओवरऑल खर्चा कम होगा, यानी कि यू विल बी मोर हैप्पी एंड यू विल सेव लॉट्स ऑफ मनी। चलो लेट्स गो इनसाइड, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ एक एक करके। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ गए किया कैरेंस के अंदर। कैरेंस के अगर आप इंटीरियर देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है और इसका स्टाइलिंग काफ़ी यूनिक है। अब जो डैशबोर्ड है, जो इसका टच स्क्रीन का इंटीग्रेशन है, ये बहुत अच्छा लगता है इन इट्स ओवरऑल डिज़ाइन, जो क्लियरली स्टैंड आउट करता है फॉर मोस्ट कार बायर्स जो पहले टाइम ऐसी गाड़ी में बैठेंगे, उनको ये कैबिन काफ़ी वेलकमिंग लगेगा। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई वो है कि इसका स्टीयरिंग ब्लू है, टॉप पे ब्लू है, आपको सडनली ब्लैक है, फिर बेज है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग, फिर थोड़ा सिल्वर एलिमेंट्स दिए हुए, इट कैन गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग इन इट्स डिज़ाइन। बस उसके अलावा मेरी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। मुझे इनफैक्ट इसका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा। टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे हार्ड प्लास्टिक्स मिल जाते हैं, बट जो ड्राइवर टच पॉइंट्स है, जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया, जहाँ पे दोनों जगह हम हाथ रखते हैं एज अ ड्राइवर, वो सारे सॉफ्ट दिए गए। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी डज नॉट फील वेरी प्रॉमिसिंग। मतलब ऐसे नहीं एकदम बोलते ना कि इंटैक्ट है गाड़ी के अंदर, ऐसा इंसुलेशन फील होता है, वैसा आपको उतना सॉलिड नहीं फील होता है। वो आपको 700 में फील होता है, वो सफारी में फील होता है, इवन हेक्टर में वो फील होता है। एंड आई फील अल्काज़ार थोड़ा इससे बेटर फील होता है इन दैट एस्पेक्ट देन द कारेंस। पर जो चीज कारेंस देती है वो कोई और गाड़ी नहीं देती है, विच इज बेस मॉडल से ही। जी हाँ, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट इन डिटेल एंड ध्यान से सुनिए। इसके बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। ऑफकोर्स ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं। एंड अगर आप सारी गाड़ियों की फीचर्स लिस्ट देखते हैं, मैं आपके लिए लिस्ट यहाँ छोड़ दूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन सी गाड़ी में कितने फीचर्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको वो है महिंद्रा XUV700 में, क्योंकि इसमें ADAS भी आता है। ऐसे बहुत सारे और फीचर्स आते हैं जो इसे यूनिक बना देते हैं, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स जो इस पूरी कैटेगरी में ऑफर किए जा रहे हैं। ऑफकोर्स 700 की जो टॉप एंड मॉडल आता है वो 28 लाख 29 लाख तक जाता है ऑन रोड, वेरएस इस गाड़ी का 20 से 21 लाख तक जाता है ऑन रोड। तो वो प्राइसिंग तो फर्क है, तो इसलिए मैं इससे उनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर आप उनके मिड मॉडल देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सेफ्टी फीचर्स आपको सब में मिल जाएंगे। अगर मैं यूनिक फीचर्स की बात कर लूँ ऑन द कैरेंस, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपके पास कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली है। जैसे रियर पैसेंजर्स के पास सनब्लाइंड दिया हुआ है, रूफ माउंटेड AC मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। दीज आर द 2 मेन स्टैंडिंग पॉइंट्स। वरना वेंटिलेटेड सीट्स एक और एक ऐसा फीचर है जो आपको सारी गाड़ियों में नहीं मिलता है। हाँ, ऑफ कोर्स वायरलेस चार्जिंग अभी स्टैंडर्ड हो गया है, सारी गाड़ियों में आपको वायरलेस चार्जिंग आ जाता है। वरना उसके अलावा इसमें और एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स नहीं है विच आर वेरी यूनिक। महिंद्रा XUV700, इसके इंटीरियर्स अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एंड टेक्नोलॉजी लोडेड लगते हैं। अब इससे पहले मैं इस गाड़ी के डिटेल में बात कर लूँ, मैं आपके साथ एक पॉइंट बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, हमने ये गाड़ी ली है क्योंकि ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। अगर कोई गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी तो आपके लिए वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अब अगर मैंने ये लिए, दैट डजंट मीन कि सबके लिए वो परफेक्ट फिट है। हर गाड़ी अलग अलग चीज़ें आपको देती है। ओके, सो इन दैट केस आपके लिए जो सही है, आपके लिए मैं ये जो महा कंपेयर बना रहा हूँ आज, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। आपके पास फिर भी डाउट्स है, आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ सकते हैं, जो एंड में बताऊंगा आपको क्या करना है उसके लिए। पर
अगर आप ये वीडियो देखोगे आपको सारी जो बोलते हैं ना इच्छाएं, डाउट्स, उस पर आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, अगर आप इसके इंटीरियर देखते तो इसमें भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। ओके, एंड ओवरऑल ड्राइवर टच पॉइंट जो है वो सारे सॉफ्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। मोरओवर इसमें आपके पास जो सीट्स है, फ्रंट सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने इसमें मुंबई टू जवाई भी किया है, एकदम आराम से गया हूँ, एकदम मस्त कंफर्टेबल सीट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार। सिटी में भी चलाना है, हाईवे पे भी जाना है, दोनों केसेस में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है, ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार मिले, हाईएस्ट स्कोर बाय एनी कार इन इंडिया, तो वो इसकी सेफ्टी के बारे में क्लियरली वहाँ दर्शाता है। और अगर मैं इसके यूनिक फीचर्स की बात कर लूँ तो रात हो जाएगी, फिर भी कुछ बता देता हूँ। एडास आता है, ड्राइवर ड्राउजीनेस सिस्टम आता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है इसके अंदर। यू नो द लिस्ट गोज प्रीटी लॉन्ग। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले अभी तक चालू नहीं हुआ है इसके अंदर क्योंकि इसका फाइनल लाइसेंसिंग एप्पल की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है। वायरलेस चार्जिंग, द लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग, मतलब नेवर एंडिंग फीचर्स है इस गाड़ी के अंदर। सनरूफ सबसे बड़ा है इस कैटेगरी में, सो फीचर्स की कोई कमी नहीं है। और जो यूनिक फीचर्स आप देखते हैं, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है जो इसे बहुत ही बोलते हैं ना टेम्पटिंग ऑफर बना देता है आपके लिए टू कंसिडर। टाटा सफारी के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब ये गाड़ी के साथ मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, हमने 15-16 ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर ये गाड़ी आज चला ली है, तो आई बीन लिविंग विद दिस कार। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। टच एंड फील ऑफ मटीरियल्स अच्छे, हार्ड प्लास्टिक्स इसमें भी है, सो सब जगह है, लेकिन जो ड्राइवर टच पॉइंट्स है वो सारे सॉफ्ट है। पर एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहता हूँ सफारी के बारे में कि इसकी फ्रंट सीट्स काफ़ी फर्म है, जो लॉन्ग ट्रिप पे आपको अच्छा कंफर्ट देती है। मैंने ये गाड़ी में जो हमने जवाई ट्रिप किया था उसमें रिटर्न लेग में मैंने सफारी चलाई थी। इट्स बीन अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स बीन अ वेरी नाइस ईजी टू बी इन कार टाइप्स फील आता है आपको इसके अंदर। अब इसमें अगर मैं यूनिक फीचर्स की बात कर लूँ तो लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है, बट हैं फीचर्स। फॉर एग्जांपल इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ आ जाता है। सेकंड, आपके पास अब वेंटिलेटेड सीट्स ना केवल फ्रंट रो पैसेंजर्स के लिए, पर अगर आप 6 सीटर टॉप एंड लेंगे तो आपको सेकंड रो पैसेंजर्स में भी वो मिल जाता है। आई थिंक ये दो इसके मेन टॉकिंग पॉइंट्स है। उसके बाद इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको ना केवल सफारी में मिलती है, 700 में भी आ जाता है एंड इवन अल्काजार में आता है। अब हमको लगता है कि ये पार्किंग ब्रेक ऐसा कुछ खास नहीं है, बट इट्स वेरी हैंडी, स्पेसिफिकली जो उसका ऑटो होल्ड फीचर रहता है सिटी ट्रैफिक में आपके बहुत काम आता है। Hyundai अल्काजार के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। ब्लैक एंड ब्राउन का अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, लेकिन जो मटेरियल्स यहाँ इस्तेमाल किए गए वो एक्चुअली हार्ड प्लास्टिक है। सो यहाँ पे और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट डोर पे आपको हार्ड प्लास्टिक सब जगह दे दी गई है। ड्राइवर के जो टच पॉइंट्स है जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया या फिर दोनों जगह जहाँ ड्राइवर के हाथ जाते हैं वो सॉफ्ट पॉइंट्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस सीट का कंफर्ट इज गुड इनफ। शहर में चलाओगे आपको कंफर्टेबल लगेगा, हाईवे पे जाओगे लाइक अ लॉन्ग ट्रिप तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं महसूस होगा। सीट का सपोर्ट अच्छा है, बट आई फील कुशनिंग थोड़ा और बेटर हो सकता था। ओवरऑल अल्काजार एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, और अगर आप शहर के अंदर मेजरली चला रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए वहाँ काफ़ी हैंडी आएगी। अगर मैं इसके यूनिक फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें आपको आता है 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, रियर पैसेंजर्स को सन ब्लाइंड्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप 6 सीटर वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग रियर पैसेंजर्स को भी मिलता है। अब वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको सारी गाड़ियों में आता है। कोई कोई मॉडल्स है जैसे 700 हो गया या सफारी हो गया, उसमें आपको वायरलेस ऑप्शन भी अवेलेबल कराया गया है। MG हेक्टर प्लस के अंदर अगर आप आओगे तो आप नोटिस करोगे कि इसका जो टैन कलर की सीट्स है, ब्लैक कलर का डैशबोर्ड है, ये काफ़ी अच्छा एंड प्रीमियम इसे लुक दे देता है यहाँ पे। अब ओवरऑल जो मटेरियल्स गाड़ी में यूज़ किए गए हैं वो सारे सॉफ्ट टच ही है मेजरली। तो अगर आप डैशबोर्ड की बात कर लो, आप अपने हाथ रखने की जगह बात कर लो, स्टीयरिंग व्हील की बात कर लो, सारे सॉफ्ट टच पॉइंट्स हैं। कुछ कुछ हार्ड हैं जैसे डोर की बात कर ले, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। पर अगर आप इसके पूरे डैशबोर्ड को देखते हो तो ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड इट्स वेरी इजी ऑन द आईज। ऐसे नहीं कि बहुत सारे बटन्स दे दिए गए तो इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक चीज़ मेरे हिसाब से जो इसके फेवर में यहाँ नहीं जाती वो ये कि सारी चीज़ें इसके टच स्क्रीन में दी हुई, तो AC कंट्रोल भी टच स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं, विच आई फील कुड हैव बीन अवॉइडेड। फ्रंट सीट जो हेक्टर प्लस की है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। आप रोड ट्रिप पे जाओ, शहर में चलाओ,
you'll enjoy sitting on these seats. बहुत ही अच्छा कंफर्ट देती है, चाहे आप साइड की बात कर लो, बैक रेस्ट की बात कर लो, और इवन थाई सपोर्ट की बात कर लो. सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कार टू बी इन अगर आप कंफर्ट एंड ड्राइव की बात करते हैं. अब इसमें भी आपको यूनिक फीचर्स आते हैं. 360 कैमरा आता है, पैनोरामिक सनरूफ आता है, ऑफ कोर्स कनेक्टेड कार तो आपको पूरी कैटेगरी में आता है, वेंटिलेटेड सीट्स आ जाते हैं इसके अंदर, प्लस वायरलेस चार्जिंग भी आता है. अब ये वेरिएंट जो मैं चला रहा हूँ इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है क्योंकि ये 1 साल पुराना मॉडल है एंड 2021 में इन्होंने इसमें वेंटिलेटेड सीट्स दिया हुआ था, एंड जो कार हम चला रहे हैं एक्चुअली अ 2019 मॉडल. किया कैरेंस में बॉटल स्टोरेज में आपके पास आगे 2 बॉटलें बैठ जाती है, पीछे भी आराम से 2 बॉटलें बैठ जाती है. ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी स्टोरेज है फॉर बॉटल्स. XUV 700 में आगे और पीछे 1 लीटर की बॉटल बैठ जाएगी डोर पैड में, वेराज ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी स्टोरेज है टू कीप अ फ्यू बॉटल्स. टाटा सफारी के डोर पैड्स में 1 लीटर की बॉटलें 2 बैठ जाती है फ्रंट में, एंड रियर में भी एक्चुअली 1 बॉटल बैठ जाती है. इसका ग्लव बॉक्स भी डिसेंट इनफ इन साइज़ है, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 बॉटल्स बैठ जाती है. अल्काजार के फ्रंट डोर पैड में एंड रियर डोर पैड में 1 लीटर की बॉटलें आराम से बैठ जाती है, प्लस इसका ग्लव बॉक्स कूल्ड भी है, तो यहाँ पे भी आपकी 2 बॉटलें इजीली बैठ जाती है. हेक्टर प्लस के फ्रंट एंड रियर दोनों में 1-1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, प्लस इसके ग्लव बॉक्स में आपके पास 2 बॉटल की स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी दी गई है. किया कैरेंस में अगर आप फ्रंट रो में देखते हैं तो आपके पास आगे वायरलेस चार्जिंग है, प्लस एक 12 वोल्ट का चार्जर है, USB चार्जिंग है, टाइप सी चार्जिंग भी दिया हुआ है यहाँ पे. उसके अलावा आपके पास स्टोरेज स्पेस है इन द आर्म रेस्ट अपना फ़ोन रखने के लिए. आप डोर में भी फ़ोन रख सकते हैं फ्रंट रो पैसेंजर्स, बट वहाँ से फ़ोन स्लाइड होके गिर जाएगा, सो जस्ट अ वार्निंग. किया कैरेंस में आपके पास सेकंड रो में फ़ोन रखने की जगह तो है, प्लस साथ में 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स भी दे दिए गए हैं. प्लस आपके पास सीट बैक में भी स्टोरेज दी गई है जहाँ पे आप इजीली स्टोर कर सकते हैं. थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी स्टोरेज स्पेसेस दी हुई है विथ चार्जिंग पॉइंट्स. XUV 700 में अगर आप मोबाइल स्टोरेज की बात करते हैं तो आगे आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड है, प्लस उसके बाद आपके पास आगे 2 चार्जिंग पॉइंट्स और दिए हुए हैं USB वाले. आपके पास आर्म रेस्ट में स्टोरेज दी हुई है फॉर द फ़ोन. आपके पास सीट के पीछे स्टोरेज दी हुई है फॉर फ़ोन. सेकेंड रो पैसेंजर्स को भी चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ फ़ोन रखने की जगह सेंटर में दी हुई है. थर्ड रो में भी आपके पास चार्जिंग पॉइंट भी है, प्लस यू ऑल्सो हैव अ स्पॉट फॉर बोथ द पैसेंजर्स कि वो अपना फ़ोन साइड में रख सके. टाटा सफारी में आपके पास आगे फ़ोन रखने की जगह है. अगर आप न्यूअर कार लेते हैं तो उसमें आपके पास यहाँ वायरलेस चार्जिंग पॉइंट आता है, प्लस एक USB चार्जिंग पॉइंट भी है, एंड आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी गाड़ी में मिल जाता है. प्लस आपके पास स्टोरेज स्पेस है इन द आर्म रेस्ट एज वेल. सेकेंड रो पैसेंजर्स डोर पैड में फ़ोन रख सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस सेकेंड रो पैसेंजर्स को सेंटर में भी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है. थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी चार्जिंग पॉइंट्स है, प्लस वो अपना फ़ोन एक नेट में प्लेस कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज, तो इनके पास भी काफ़ी सारे चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल कराए गए हैं. Hyundai अल्काज़ार में आपके पास आगे 12 वोल्ट और USB के 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, प्लस आपके पास वायरलेस चार्जिंग भी है फॉर द फ़ोन. उसके अलावा आपके पास आर्म रेस्ट में फ़ोन रखने की जगह दी गई है, प्लस आपके पास सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए भी चार्जिंग पॉइंट्स है. अगर आप एक 6 सीटर वर्जन लेते हैं तो आपके पास टॉप मॉडल में वायरलेस चार्जिंग सेकेंड रो में भी मिल जाता है, प्लस थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, एंड उनके पास फ़ोन रखने की भी जगह दी गई है. सो स्टोरेज स्पेसेस का काफ़ी ध्यान दिया गया है. हेक्टर प्लस अगर आप लेते हैं तो जो अभी का मॉडल आता है उसमें आपको आगे वायरलेस चार्जिंग मिलता है, प्लस इसमें USB चार्जिंग भी दी गई है गाड़ी के अंदर. आर्म रेस्ट के अंदर भी आपके पास जगह है टू कीप अ स्मार्टफोन. सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास भी स्टोरेज स्पेसेस है, एक तो वो सीट के पीछे डाल सकते हैं, प्लस उनके पास पीछे भी जगह दी गई है जहाँ पे वो अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के पास भी स्टोरेज स्पेसेस दी गई है. किया कैरेंस में अगर आप ट्रैवल करते हैं और अगर आपके पास कप्स है तो आपके पास फ्रंट में कप रखने की काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं. तो आपके पास 2 कप होल्डर पॉइंट्स मिल जाते हैं सेंटर में, और ये कूल्ड भी हैं. प्लस आपके पास आगे को ड्राइवर के पास भी आपके पास एक कप होल्डर की जगह दी गई है. सेकेंड रो पैसेंजर्स के पास भी एक कप होल्डर है, बट ओनली फॉर द लेफ्ट साइड. राइट साइड वाले पैसेंजर के पास नहीं दिया गया है. एंड थर्ड रो में भी आपके पास स्टोरेज स्पेसेस है फॉर कप्स. XUV 700 के फ्रंट रो में आपके पास 2 कप होल्डर्स है, सेकेंड रो में भी आपके पास 2 कप होल्डर्स है, एंड थर्ड रो पैसेंजर्स को भी कप होल्डर्स मिल जाते हैं.
टाटा सफारी में भी फ्रंट रो में आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, सेकंड रो में आर्म रेस्ट पे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं, एंड थर्ड रो में भी आपके पास अच्छे खासे कप होल्डर स्पेस दी गई है। अल्काजार में भी आपके पास फ्रंट, सेकंड रो एंड इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट थर्ड रो पैसेंजर्स को भी कप होल्डर्स की स्पेस दे दी गई है। हेक्टर प्लस में आपके पास फ्रंट रो में स्टोरेज है टू कीप कप्स, सेकंड रो पैसेंजर्स के पास भी कप की जगह है, एंड थर्ड रो में भी आपके पास कप स्टोरेज स्पेस दे दी गई है। अगर मैं टच स्क्रीन सिस्टम की बात कर लूँ ऑफ द किया कैरेंस, तो ये काफ़ी ईजी है टू यूज़, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट, बहुत ईजीली आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। इसका डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा है, इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी है और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। XUV 700 का भी सिस्टम काफ़ी अच्छा है टू यूज़, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल थोड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम है, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग यूज्ड टू इट। टाटा सफारी का सिस्टम सबसे सिंपलिस्टिक है, बट इसमें प्रीमियमनेस फील नहीं होता है और सिस्टम भी थोड़ा लैगी है, प्लस डिस्प्ले की साइज़ थोड़ी छोटी है कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स इन द सेगमेंट। अल्काजार हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी टच स्क्रीन सिस्टम, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी क्वालिटी, यूजेबिलिटी बहुत अच्छी है, रिस्पॉन्स भी बहुत ज़बरदस्त है और इसका UI बहुत प्रीमियम भी फील होता है। MG हेक्टर जब लॉन्च हुई थी तो इसका सबसे बड़ा टच स्क्रीन था और अभी भी स्क्रीन काफ़ी बड़ा लगता है। हावेवर इसका जो यूजेबिलिटी है इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट आई जस्ट फील इसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा और बेटर किया जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा लैगी फील होता है ये। रिवर्स कैमरा में किया कैरेंस का कैमरा बहुत अच्छा है, डिस्प्ले डे एंड नाइट दोनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सिर्फ कैमरा है, नॉट 360 कैमरा। XUV 700 में आपको 360 कैमरा आता है जो काफ़ी वाइड है, विच इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू यूज़ ऑफ ऑल। टाटा सफारी का कैमरा इज़ डिसेंट, कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, खास करके नाइट में भी आप देखते तो ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। द बेस्ट कैमरा ऑफ ऑल आपको मिलता है इन द Hyundai Alcazar, एकदम टाइट पार्किंग में भी आप इसे पार्क कर सकते हो, नाइट में भी क्लैरिटी ज़बरदस्त देती है। हेक्टर प्लस सबसे पहली गाड़ी थी जिसमें आपको 360 कैमरा है, बट इसकी क्वालिटी कैन बी अ लॉट बेटर। दिन में भी आपको काफ़ी ग्रेन्स दिखाई देते हैं, विच डज नॉट टॉक वेल अबाउट द कैमरा क्वालिटी। किया कैरेंस में आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हाइट एंड रीच के लिए मिल जाता है। द सेम स्टोरी गोज विद द XUV 700 एज वेल। आप सफारी और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अल्काजार या हेक्टर प्लस देख लो, इन सारी गाड़ियों में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, यानी कि आप अपनी हाइट और रीच उन सब को एडजस्ट कर सकते हो, जिससे आपका सीट कंफर्ट और एनहांस होगा। किया कैरेंस में आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मैनुअल है, ये एक ही गाड़ी है जिसमें आपको ये फीचर नहीं मिलता है। 700 में आपके पास इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है विथ मेमोरी। सफारी में आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलता है, अल्काजार में भी इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलता है फॉर द ड्राइवर, एंड हेक्टर प्लस में आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, विच इज़ द ओनली कार टू ऑफर दिस फीचर। डोर ओपनिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो किया कैरेंस का डोर्स काफ़ी वाइड खुलते हैं। XUV 700 का रियर डोर थोड़ा और वाइड खुल सकता था, टाटा सफारी का भी रियर डोर थोड़ा और वाइड खुल सकता था। अल्काजार एंड कैरेंस के डोर ओपनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट दैट कैरेंस का थोड़ा ज़्यादा है। हेक्टर प्लस सबसे ज़्यादा वाइड डोर्स खोलती है, जिस वजह से इट विल बी अ लॉट ईजियर टू टेक बिगर थिंग्स।
गेटिंग इन एंड आउट में कैरेंस में चढ़ना उतरना बहुत आसान है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से चढ़ने उतरने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड रियर डोर काफ़ी वाइड खुलता है विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट फ्रंट एंड रियर दोनों में। XUV 700 काफ़ी ऊंची है गाड़ी, तो इस वजह से उसमें चढ़ने उतरने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आपकी हाइट कम है या आप बुजुर्ग हैं इन एज। वेराज अगर आप टाटा सफारी में चढ़ने उतरने की बात करते हो तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, थोड़ा चढ़ना उतरना मुश्किल होगा क्योंकि गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। अल्कज़ार में चढ़ना उतरने में आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। इनफैक्ट अल्कज़ार में चढ़ना उतरना बहुत आसान है क्योंकि ये गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप बुजुर्ग हैं या आपकी हाइट कम है, सो यू कैन ईजिली स्लाइड इन एंड आउट ऑफ द कार विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। हेक्टर प्लस में भी चढ़ना उतरना एक्चुअली बहुत आसान है, इसमें भी ज़्यादा कोई इनकन्वीनियंस नहीं होता है, चाहे आप रियर डोर की बात कर लो और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप फ्रंट डोर में भी की बात कर लो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। किया कैरेंस में अगर आप सेकेंड रो में जाने की कोशिश करते हो तो इट्स प्रिटी ईजी, आप इजीली सीट फोल्ड करके सेकेंड से थर्ड रो जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे दो लोगों का बैठना काफ़ी आसान है, तीन बैठना थोड़ा टाइट हो जाएगा इवन इन द बेंच सीट, बट ओवरऑल स्पेस अच्छी है फॉर एवरीवन। हेडरूम नी रूम दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट नी रूम मिनिमम एंड मैक्सिमम अगर आप देखते तो मिनिमम सेकंड रो में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप एक टॉल पैसेंजर हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स को हेडरूम इज़ डिसेंट इनफ, नी रूम इज़ ओके, और मिनिमल अगर नी रूम देखेंगे थर्ड रो के लिए तो बहुत कम है। थर्ड रो में आपके पास स्लाइडिंग सीट्स का भी ऑप्शन है जिससे आपका हेडरूम काफ़ी बढ़ जाता है। 700 में थर्ड रो में जाना भी आसान है। अब यहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन नहीं आता है एट ऑल। हावेवर आपके पास जो थर्ड रो में बैठने की जगह है इज़ प्रीटी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 700 में तीन लोग भी आराम से बैठ सकते हैं, हमने ये टेस्ट करके देखा है, आराम से तीन लोग बिना किसी प्रॉब्लम के बैठ सकते हैं, विच मेक्स इट वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर देम। अब अगर मैं इसके हेडरूम की बात कर लूँ तो इट इज़ गुड इनफ फॉर अ टॉल पैसेंजर। नी रूम की भी कमी नहीं है अब, क्योंकि ये गाड़ी की सीट स्लाइड नहीं होती है तो इसमें मिनिमम नी रूम का ऑप्शन नहीं है, बट हाँ आपकी सीट रिक्लाइन डेफिनेटली होती है। थर्ड रो पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा नी रूम नहीं है, एंड एट द सेम टाइम अगर सीट रिक्लाइन की जाए तो नी रूम बहुत कम बच जाता है। थर्ड रो पैसेंजर्स को हेडरूम भी बहुत कम मिलता है इन द 700। सफारी में अगर आप कैप्टन सीट्स लेते हैं तो थर्ड रो में आपको सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसे जाना पड़ता है जहाँ ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए आने जाने को। वेरएज़ अगर आप तीन लोगों को बिठाते हैं इन द सेकेंड रो तो वो आराम से बैठ जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। ओवरऑल आपके पास अच्छा खासा हेडरूम है इन द सफारी। इवन नी रूम अगर मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात कर लूँ तो मिनिमम में आपके पैर आगे टच होने के चांसेस हो जाते हैं। आपके पास सीट रिक्लाइन का भी ऑप्शन दिया गया है फॉर द सेकेंड रो पैसेंजर्स। थर्ड रो में इसमें सबसे ज़्यादा नी रो में अगर मैं मैक्सिमम स्पेस की बात कर लूँ एंड मिनिमम में जस्ट पैर बैठता है कंफर्टेबली। हेडरूम बहुत ज़्यादा नहीं है सफारी में थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए, विच आई फील इज़ अ क्लियर मिस। अल्कज़ार के थर्ड रो में अगर आप जाते तो ये जाना तो प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दो लोग जा सकते हैं बैठ सकते हैं, पर इनको जो स्पेस दी गई है दैट्स जस्ट फाइन। अगर आप थर्ड रो में बैठते हो इन अल्कज़ार तो आपके पास हेडरूम नहीं है ज़्यादा। अगर आप सेकंड रो में अल्कज़ार में बैठते हो तो आपके पास नी रूम बहुत अच्छा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड हेडरूम की भी कमी नहीं है। थर्ड रो में अगर आप बैठ गए तो मिनिमम में आपके पास पैर रखने की जगह नहीं है एंड मैक्सिमम में आपके जस्ट पैर रख पाओगे। हेडरूम भी जस्ट ओके है इन द अल्कज़ार थर्ड रो। हेक्टर प्लस में भी अगर आपको थर्ड रो जाना है इन अ 6 सीटर वर्जन तो ये आने जाने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, पर अगर आप ओवरऑल स्पेस की बात करते हो हेक्टर में तीन लोगों का बैठना बहुत कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इवन थर्ड रो इज़ गुड इनफ। अब यहाँ पे हेडरूम नी रूम मैक्सिमम एंड इवन नी रूम मिनिमम में आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है, सीट भी अच्छे से रिक्लाइन होती है। थर्ड रो में आपके पास नी रूम गुड इनफ है, एंड अगर आप मिनिमम नी रूम देखते हैं तो ये ना के बराबर है। हेक्टर में आपके पास हेडरूम भी जस्ट ओके टाइप्स है फॉर थर्ड रो पैसेंजर। क्या आपको पता है किया कैरेंस में ऐसा क्या अलग है कंपेयर टू ऑल अदर कार्स, और वो ड्राइव पे आपको पता चलता है, वो है उसका इंजन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब भले ही ये क्रेटा, अल्कज़ार, सेल्टॉस अलग अलग इंजन इसमें सिमिलर हैं उनसे, लेकिन जो इसकी ड्राइव है ना
वो ज़्यादा रिलैक्स्ड है। तो अगर आप एक हार्ड कोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हैं जिसको बहुत पिकअप चाहिए, तो कैरेंस यू शुड नॉट कंसिडर एट ऑल। इसकी ड्राइव अच्छी है, पिकअप में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ऐसे हार्ड एक्सीलेटर दबाते हो तो थोड़ा टाइम लगता है उसको पावर आने में। तो ये चीज़ फ़र्क आ जाती है बिटवीन अ कैरेंस एंड एवरीथिंग एल्स, और इसलिए इसको एसयूवी नहीं कहते, इसको एमपीवी, एमयूवी एंड क्या बोलती है इसको आरवी। एनीवेज, इसमें आपको 3 इंजन आते हैं। पेट्रोल के दो आते हैं 1.5 एंड 1.4 टर्बो, एंड डीजल में आता है आपको 1.5 लीटर। तो इसमें मैनुअल, ऑटोमेटिक जो भी चाहिए सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। सो ओवरऑल आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। मेरे हिसाब से अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा नहीं है ना, इसका 1.5 पेट्रोल आपके लिए सूटेबल रहेगा फॉर मोस्ट ऑफ योर ड्राइविंग कंडीशंस। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिकअप चाहिए कंपैरेटिवली, अगर आपको मज़ा नहीं आया, तो डीजल भी अच्छी है, बट जो इसका टर्बो पेट्रोल है वो आपको सबसे अधिक परफॉर्मेंस देगा। इसकी एक और एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। राइड क्वालिटी का मतलब ये है कि जैसे ही आप खराब रास्तों से जाते हो, कहते हैं ना पंजाबी में खड्डे खुड्डे, वहाँ से कभी जाती है ना गाड़ी, तो इन दैट केस आपको ज़्यादा झटके महसूस नहीं होंगे। ये चीज़ हमने खुद ने ट्राई की थी, क्योंकि जब हमने किया कैरेंस चला रहे थे ऑन बैड रोड्स, हमें वहाँ ख़राब रास्ते फील नहीं हुए, और हमारा जो स्पीड ब्रेकर टेस्ट रहता है वहाँ पे भी कैरेंस ईजिली चली गई बिना किसी प्रॉब्लम के। इनफैक्ट हेक्टर प्लस भी जब हमने टेस्ट की, उसका सेकंड रो कंफर्टेबल था, थर्ड रो वाज एवरेज, प्लस 700 के दोनों रोज कंफर्टेबल थे। सफारी थोड़ी स्टिफ थी एट लो स्पीड्स, बट हाई स्पीड्स पे आपको इतना इशू नहीं होगा। अल्कजार, जी हाँ, ये गाड़ी थोड़ी बाउंसी है कंपैरेटिवली। सो ओवरऑल सारी गाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक अल्कजार की राइड क्वालिटी कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, वरना यहाँ पे मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। इनकी माइलेज भी मैं आपको दे देता हूँ, बिकॉज इट्स अ 7 सीटर, आप बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एंड हाँ, इसमें आपको बॉडी रोल मिनिमल मिलेगा। महिंद्रा XUV 700, ये गाड़ी के पेट्रोल एंड डीजल दोनों इंजन सबसे पावरफुल है इस पूरी कैटेगरी में। अब अगर आपको परफॉर्मेंस फर्स्ट क्राइटेरिया है, ये आपकी क्लियर चॉइस बननी चाहिए। इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है, जो दूसरी कोई गाड़ियाँ नहीं देती है। सो इन टर्म्स ऑफ पिकअप, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी है। 700 आपकी फर्स्ट चॉइस क्लियरली बन जानी चाहिए। ओके, इसमें 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है, 200 PS ऑफ पावर, या ऑलमोस्ट 200 bhp का पावर। डीजल इंजन आता है 2.2 लीटर का, 185 bhp एंड 450 Nm ऑफ टॉर्क। अगेन द मोस्ट पावरफुल, चलाने में भी बहुत मजा आएगा, पिकअप बहुत अच्छा है गाड़ी का। सो ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी में आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, चलाने में आपको ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड इवन जो इस गाड़ी की एक्सेलरेशन है, राइड क्वालिटी है, हैंडलिंग है, ये सब में आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट है इन दिस कैटेगरी। यहाँ पे सफारी इसे बहुत क्लोज कंपटीशन देती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, बट ये गाड़ी चलाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आपको लाइट स्टीयरिंग व्हील की आदत है। अगर आपको हेवी स्टीयरिंग व्हील की आदत है तो वो मैं सफारी में आपको बताऊंगा कैसे उसका फील होता है। सो ओवरऑल जो चीज़ें आपको इस गाड़ी में मज़ा आएगी चलाने को विल बी द पिकअप। जो डीजल मॉडल आता है उसमें आपको जिप जैप जूम करके ड्राइविंग मोड्स भी दिए हुए हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस और बढ़ा सकते हैं। जूम मोड में दिस कार इज़ वेरी क्विक। अब अगर आप माइलेज के बारे में बात करते हो तो 2 लीटर अगर आप पेट्रोल लेते हैं या फिर आप 1.5 दूसरी गाड़ी का पेट्रोल लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आपको 8 या 9 मिल जाना चाहिए ऑन अ नॉर्मल ड्राइविंग। अगर आप सिटी ट्रैफिक में बहुत जाते हो तो 6 से 8 के बीच में आपकी माइलेज जाएगी। एंड द सेम स्टोरी गोज विद 1.5 ऑल्सो। अगर आप जैसे हेक्टर का 1.5 लेते हो या फिर आप कैरेंस का 1.5 लेते हो, तो दोनों केसेस में आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ऐसे इतने ही रेंज में रहेगी। द सेम स्टोरी गोज विद द अल्काजार पेट्रोल ऑल्सो। तो 6 से 9 के बीच में ऑन एन एवरेज आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए माइलेज सिटी के अंदर। अगर आपको उससे ज़्यादा माइलेज चाहिए तो भैया पेट्रोल नहीं लो, डीजल ही लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर 7 सीटर SUVs, ओके। और सिटी ट्रैफिक में इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि कब ट्रैफिक मिलती है कब नहीं मिलती है। कभी आप हार्ड एक्सीलेटर दबा के गाड़ी आगे पुश कर देते हो। सो इट प्योरली डिपेंड्स आपकी ड्राइविंग एंड सिटी ट्रैफिक कंडीशंस पे। एग्जैक्टली। टाटा सफारी, अगर मैं इसके ड्राइव क्वालिटी की बात कर लूँ, आपको इसे चलाने में बहुत मजा आएगा। एक्सीलेटर दबाओ एंड द कार जस्ट स्टार्ट्स टू गो अहेड।
अब सफारी में एक ही डाउन साइड है कि इसमें आपको डीजल इंजन ही आता है, देयर इज नो पेट्रोल इंजन ऑन ऑफर। इसमें आपको बॉनेट भी अच्छे से दिख जाता है, सो ओवरऑल आपको ड्राइव करने में गाड़ी बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ और जो इसके फेवर में नहीं जाती, अगर आपको बड़ी गाड़ी चलाने की आदत नहीं है तो सफारी में गेट यूज्ड टू इट होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। प्लस इसका स्टीयरिंग जो है वो हाइड्रोलिक है, इसका मतलब ये कि वो नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील्स आते हैं उनसे ज़्यादा हैवी है। सो देखिए, सिटी में चलाने में ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं, एंड इनफैक्ट ये हाइड्रोलिक है, हैरियर भी हाइड्रोलिक है, पर ये हैरियर से ज़्यादा लाइट भी फील होता है, एंड ओवरऑल जो इसकी ड्राइव क्वालिटी है ना बहुत ज़बरदस्त है। सफारी हैज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट्स इन दिस 7 सीटर कैटेगरी, एंड 700 और ये गाड़ी दोनों बहुत क्लोज मैच है इन अ लॉट ऑफ वेज। अगर आप परफॉर्मेंस, ड्राइव क्वालिटी, राइड, हैंडलिंग, ये सब चीज़ें देखते हैं ना, तो ये दोनों बहुत पास में आ जाएंगी। अब सफारी और 700 में एक और एक डिफरेंस ये आता है कि सफारी का लो स्पीड पे राइड थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है, यानी कि आपको थोड़ा फील होगा स्टिफनेस, और 700 का लो स्पीड पे थोड़ा ज़्यादा सटल है, यानी कि वो आपको ज़्यादा स्मूथली चली जाएगी। बट हाई स्पीड पे दोनों बहुत अच्छी है, हैंडलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। सो ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग एसयूवी टू बी इन, एंड आपको कहीं पे भी ऐसे फील नहीं होगा यार कि बहुत मुश्किल है टर्न करना, बॉडी रोल आ रहा है, नहीं, इतनी ऊंचे हाइट पे भी बैठोगे तो भी आपको ऐसा फील नहीं होगा। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड प्लाइंट कार टू बी इन। अब अगर मैं माइलेज की बात कर लूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सिटी में आपको 10-12 मिलेगा, एंड हाईवे पे लगभग आपको 15 से 18 तक का एवरेज मिल सकता है। द सेम स्टोरी गोज विद द 700 डीजल एज वेल। ये गाड़ी चलाओगे आपको बहुत मज़ा आएगा। सो 700 एंड सफारी दो ऐसी गाड़ियाँ हैं जो हार्डकोर एंथुसियास्ट, जिनको पावर चाहिए ना, उनको यहाँ पे अपनी सर्च ख़त्म कर देनी चाहिए। Hyundai अल्काज़ार में आपको दो इंजन ऑप्शन आते हैं, एक आता है 2 लीटर का पेट्रोल एंड दूसरा ऑप्शन आता है 1.5 डीजल। अगर आप हार्डकोर परफॉर्मेंस चाहिए आपको तो पेट्रोल की तरफ आप चले जाइए, वरना अगर आपको माइलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो डीजल आपके लिए काम कर देगा। अब डीजल आपको उतना पिकअप नहीं देगा, खास करके हाईवे पे, बट शहर में चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर आप पूरी लोडेड गाड़ी के साथ जाते हैं और आप 100-120 में जाते हैं तो डीजल में उतना पुल करने में थोड़ी मेहनत लगेगी। द सेम स्टोरी गोज विद कैरेंस ऑल्सो, क्योंकि डीजल इंजन दोनों का सेम है, 7 सीटर के लिए वो इंजन उतना मज़ा नहीं आएगा, खास करके हाईवे पे। हाँ, पर अगर आप सिटी में चलाते ना तो इसका डीजल ले लो या पेट्रोल, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, दोनों का पिकअप अच्छा है, ड्राइव क्वालिटी अच्छी है, एंड जो डीजल मैनुअल है, क्लच इज सुपर लाइट। आई मीन, मैं डीजल मैनुअल इसका काफ़ी चलाया मैंने, इट्स जस्ट फैंटास्टिक टू ड्राइव। सिटी में चलाने में तो आपको बहुत मज़ा आएगा उसको। ओवरऑल राइड क्वालिटी भी गाड़ी की अच्छी खासी ही है। अब एक एरिया मेरे हिसाब से जो इस गाड़ी का बहुत बढ़िया है वो है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट फील होती है चलाने को। तो आप गलियों में चलाओ, सिटी लेन्स में चलाओ, आपको प्रॉब्लम ऐसा फील नहीं होगा यार कि आई विश गाड़ी 7 सीटर नहीं 5 सीटर होती। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 7 सीटर है टेक्निकली है, क्योंकि इतना आपके पास ईज ऑफ ड्राइविंग यहाँ मिल जाता है। इट जस्ट फील्स कि आप जैसे कोई हैचबैक ही चला रहे हो, इतनी कंफर्टेबल है इसको चलाना। सो ये सारी चीज़ें इसकी प्लस पॉइंट्स है। अब अगर आप बॉडी रोल की बात हो रही है, वो थोड़ा बहुत आपको महसूस होगा। राइड क्वालिटी फ्रंट रो में ठीक है, सेकंड रो थोड़ा बाउंसी है, थर्ड रो भी बाउंसी है, बट जो कहते हैं ना कि क्विक सिटी ड्राइव्स करनी है तो वहाँ आपके लिए सही है। डीजल आपको और एक जगह जहाँ स्कोर कराएगी, विच आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, इज द माइलेज। फ्यूल एफिशिएंसी इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जो इसकी विजिबिलिटी है, ईज ऑफ ड्राइविंग फैक्टर्स है, वो चीज़ों में आपको बहुत मज़ा आएगा। अब अगर मैं हेडलैम्प्स की बात कर लूँ तो इस गाड़ी की हेडलैम्प्स आर वेरी डिसेंट, नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी एट ऑल, और सेम स्टोरी जाती है इवन फॉर द किया कारेंस। दोनों के हेडलैम्प्स एकदम डिसेंट है और बेटर हो सकते थे फॉर श्योर। वेराज अगर आप दूसरी गाड़ियों की बात कर लो जैसे हेक्टर के हेडलाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। देन व्हेन यू लुक एट द सफारी का भी हेडलाइट थ्रो अच्छा है। XUV 700 हैज़ द बेस्ट हेडलाइट्स ऑफ ऑल। वैसी हेडलाइट्स ना उस सेगमेंट ना ही उसके ऊपर वाले सेगमेंट में आपको मिलेगी, और जो उसका ऑटो बूस्टर लाइट चालू होता है वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा सॉर्ट ऑफ फील होता है, पूरा रोड आपको दिखाई देता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए जब आप एक गाड़ी लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इन सब का टेस्ट ड्राइव लेते थे, हम रात को ये सब टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट यू सच कंटेंट। MG हेक्टर प्लस,
इसमें आपको आता है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन 2 लीटर का, ठीक है। तो जो पेट्रोल इंजन है ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। इट्स डिसेंट इनफ फॉर योर नॉर्मल सिटी ड्राइविंग। सिटी में चलाते हो, हाईवे पे जाते हो, और अगर आप एक एंथुजियास्ट नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, इसका जो पेट्रोल इंजन है वो बहुत सही है। अगर आपकी ड्राइविंग सिटी में ज़्यादा है, ट्रैफिक में ज़्यादा है, मैं इसका 1.5 CVT आपको रेकमेंड करूँगा ओवर द मैनुअल। दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। इसका CVT में आपको ज़्यादा बेटर ड्राइव मिलता है, एंड ओवरऑल जो आपको रिस्पॉन्स चाहिए फ्रॉम एन ऑटोमेटिक, वो एक्चुअली इस इंजन को और बेटर बना देता है। अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा पुश है आपका, अगर आपका हाईवे पे बहुत ज़्यादा ड्राइव है, तो मेरी रिकमेंडेशन बहुत क्लियर है। अगर आपको हेक्टर प्लस में ही चाहिए तो उसका डीजल ज़्यादा बेटर चॉइस हो जाता है। अब हेक्टर प्लस की एक अच्छी बात ये है कि आप जहाँ बैठते हो आपको विजिबिलिटी गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी मिलती है, ड्राइव क्वालिटी अच्छी है, स्टीयरिंग लाइट है। बट डीजल जो आता है उसका स्पेसिफिकली 10-20 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद उसका क्लच काफ़ी हैवी हो जाता है। बस ये चीज़ उसका डाउन साइड है। पर एक बार आप समझ जाओ कि आपका सीटिंग पोजीशन कैसे एडजस्ट करना है फॉर दिस क्लच, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हेक्टर हमारे पास जब लॉन्ग टर्मर थी, द रेगुलर हेक्टर, उसमें डीजल में मुझे इनिशियल कुछ दिन प्रॉब्लम हुआ टू ड्राइव द हार्ड क्लच, बट वंस आई अंडरस्टूड कि सीटिंग कैसे रखना है, इट वाज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बहुत ही कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट ड्राइव हो गया था। इसका स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है। फीडबैक ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। लाइक आई सेड, अगर आप एंथुजियास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, बट गाड़ी अच्छी है। हाई स्पीड्स पे जाएंगे तो बॉडी रोल है। देखिए गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो बॉडी रोल इसमें काफ़ी एविडेंट रहेगा। राइड क्वालिटी में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहला और दूसरा रो में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा राइड क्वालिटी में। थर्ड रो थोड़ा ज़्यादा बाउंसी है कंपैरेटिवली, बट पहले दो रो बहुत कंफर्टेबल है। और जिसमें कैप्टन सीट्स का ऑप्शन आता है वो इसकी कंफर्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है, क्योंकि आप एकदम आराम से बैठ के जा सकते हो। अगर आपको किसी को बहुत तेज़ ओवरटेक करना है हाईवे पे तो डीजल में आप कर सकते हो। पेट्रोल में आपको थोड़ी और मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इसकी माइलेज अगर आप देखते हो तो डीजल आपको 10 से 12 के बीच में दे देगी सिटी में, एंड हाईवे पे ये ज़्यादा देगी। पेट्रोल जो आप देखते हैं, चाहे आप 1.5 ले लो या 2 लीटर पेट्रोल ले लो, इसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला फ्यूल एफिशिएंसी में। सो इस वजह से डज नॉट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस कि आप 1.5 पेट्रोल लेते हो फॉर SUV या 2 लीटर, क्योंकि जो ओवरऑल वेट है, जो आप परफॉर्मेंस देखने की कोशिश कर रहे हो, वो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा माइलेज में। पर अगर आप एक 2 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक की तरफ जाते हो, वो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी देगी। तो अगर आपको माइलेज 6 से 9 के बीच में मिल ही रही है वैसे भी ऑन अ पेट्रोल, तो आप ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली ले लो ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको चलाने में भी मज़ा आएगा और माइलेज भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी इससे। सो माई रिकमेंडेशन इज इसका 1.5 पेट्रोल शुड बी अपग्रेडेड टू एटलीस्ट 1.8 और 2 लीटर टर्बो पेट्रोल मिनिमम, ताकि इसका परफॉर्मेंस और एनहांस हो। क्या वाकई में बायर्स को उतने पावर की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, बट जिनको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, जो 5 से 10% लोग रहेंगे, उनके लिए ये ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगी। हमने जो ब्रेकिंग टेस्ट किया उसमें हमने एक चीज़ नोटिस किया कि हेक्टर की ब्रेकिंग अच्छी खासी है। द सेम स्टोरी गोज फॉर अल्काजार एंड कैरेंस, पर सफारी एंड इवन 700 इनकी ब्रेकिंग बहुत ही सॉलिड है। एंड ये जब ब्रेक दबता है इनका, यू फील दैट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की यार बहुत ज़्यादा सॉलिड ब्रेक लगा एंड यू आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ इट। अब ऐसे नहीं कि ये बाकी के चारों में नहीं फील होता है, तीनों में फील नहीं होता है, बट वो लोग थोड़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस अस्पायर करती है। किया कैरेंस के हिल क्लाइंब के बारे में बात करूँ तो ये गाड़ी आराम से चढ़ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तीनों इंजन्स में आराम से चढ़ जाएगी विदाउट एनी स्ट्रगल। थोड़ा आपको मेहनत 1.5 पेट्रोल में कंपैरेटिवली करना पड़ेगा। XUV 700 की इंजन ना केवल सबसे बड़ी है बल्कि पावरफुल भी है। सो इस वजह से दिस विल क्लाइंब विदाउट एनी प्रॉब्लम, चाहे आप पेट्रोल की बात कर लो या डीजल की। टाटा सफारी का भी ग्रंट बहुत ज़बरदस्त है, तो इस वजह से गाड़ी चढ़ाना या उतारना फ्रॉम अ हिल फुल्ली लोडेड कार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अल्कजार को चढ़ाना भी इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। 1.5 डीजल में अगर फुल्ली लोडेड है तो शायद स्ट्रगल हो, वरना आपको स्ट्रगल के चांसेस ना के बराबर है।
हेक्टर प्लस में पेट्रोल इंजन को चढ़ाना थोड़ी मेहनत का काम होगा आपके लिए, आपको गियर शिफ्ट्स करने पड़ेंगे और ऑटोमेटिक चलाएंगे तो एफर्ट ज़्यादा लगेगा, बट डीजल इसकी स्मूथली चढ़ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। ऑलराइट गाइस, अब वर्डिक्ट की बारी, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से। यहाँ पे मैं एकदम डिटेल में कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा प्राइसिंग वाइज आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जिससे आपको ना ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल पाए। तो पहले मैं बात करता हूँ 15 लाख के अंदर। अगर आप 15 लाख के अंदर देखते हैं तो कैरेंस आपके लिए एक बहुत अच्छी 7 सीटर ऑप्शन बन जाती है। स्पेशियस है, कंफर्टेबल है एंड यहाँ पे एक्चुअली कंपेयर होती है दो और गाड़ियों से। एक आती है XL6 और दूसरी आती है अर्टिगा। अब फिलहाल जो है XL6 और अर्टिगा का अपग्रेड आना बाकी है एंड इस वजह से, जी हाँ, इसी वजह से मैंने उनको नहीं लाया, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन में लाता तो कैरेंस उनको हाथों हाथ हरा देती थी। तो अगर आपको आज कल परसों या कुछ दिनों में ही गाड़ी लेनी है 15 लाख के अंदर तो कैरेंस आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है। इसका एक ही डाउन साइड है कि इस पर वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, वरना अगर आप इसे सोनेट एंड सेल्टॉस से भी कंपेयर करोगे ये उनसे ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी आपके लिए वहाँ बन जाती है। कुछ दिनों की बात है, कुछ हफ्तों की बात है, अर्टिगा XL6 आ जाएगी तो इन दोनों का कंपैरिजन वहाँ ड्यू रहेगा, वरना 15 लाख के अंदर आपको गाड़ी चाहिए, कैरेंस इज अ गुड चॉइस फॉर यू। अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं जो है अल्काजार। अब देखिए, अल्काजार एक प्रॉपर 7 सीटर नहीं है। अगर थर्ड रो में सिर्फ बच्चे बैठने वाले ले लीजिए, कोई चॉइस नहीं है, वरना मेरे हिसाब से ये पता है किन के लिए अच्छा अपग्रेड ऑप्शन है, उन लोगों के लिए जिनको क्रेटा चाहिए बट ज़्यादा बिगर बूट चाहिए, या फिर क्रेटा चाहिए और ज़्यादा फीचर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका जो प्लैटिनम वर्जन आता है, वेरिएंट आता है, वो क्रेटा के सेम प्राइस में आता है, थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है प्राइस में, प्लस 7 सीटर है, प्लस मोर फीचर्स। सो वाई नॉट लुक एट दिस कार ओवर द क्रेटा इन दैट कैटेगरी। सो अल्काजार एक अच्छी चॉइस है मेरे हिसाब से, जिनको एक सिटी ड्राइविंग के लिए गाड़ी चाहिए और कभी कभार 7 सीटर उपलब्ध करनी है, यूज़ करनी है, तो उनके लिए अल्काजार एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है। अब आते हैं टूवर्ड्स द अदर कार्स जो 7 सीटर्स हैं, और ये डायरेक्ट कंपटीशन है तीनों आपस में। तीनों में आपको बड़ी डीजल इंजन आती है, परफॉर्मेंस अच्छा देती है। तो अगर तीनों में आप डीजल इंजन देखते हैं तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस है, वरना अगर आप पेट्रोल देखते हैं तो हेक्टर में जो पेट्रोल इंजन आता है वो एक्चुअली एक साइज़ छोटा है, जो एक्चुअली कैरेंस के साइज़ का है, एंड एक ही गाड़ी है जो आपको सबसे बड़े साइज़ की पेट्रोल एंड डीजल देती है, विच इज़ द महिंद्रा XUV 700। तो अब इनको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ आपके लिए एकदम सिंपल वर्ड्स में। अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो 16 लाख से ऑनवर्ड्स टॉप एंड तक जाए एंड द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहे, उनमें तो एक ही चॉइस आ जाती है, महिंद्रा XUV 700। मतलब वहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं। सिर्फ दो चीज़ें 700 में नहीं आती है, एक है उसका वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा है, एंड सेकंड, अगर आपको एक थर्ड रो यूज़ करना है जहाँ पे 6 फुट का बंदा या एकदम टॉल पैसेंजर बैठे, तो 700 वहाँ आपको डिसअपॉइंट करेगी। अगर आप वो चीज़ें नहीं देख रहे हो, 16 लाख से 30 लाख तक का आपका बजट है, 700 आपके लिए क्लियर चॉइस है। पेट्रोल बोल दो, डीजल बोल दो, मैनुअल बोल दो, ऑटोमेटिक बोल दो, सारी चीज़ों में आपको फीचर्स भी मिलेंगे, स्पेस भी मिलेगी, सेफ्टी भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है इन द महिंद्रा XUV 700। वेराज अगर आपको एक कंफर्टेबल 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो आपके पास ये दोनों चॉइसेस यहाँ पे क्लियरली आ जाते हैं। आज आपको सफारी में थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर किए गए, जैसे सेकंड रो पैसेंजर्स को भी अभी वेंटिलेटेड सीट्स आ जाते हैं, एंड मोर ओवर आपके पास नए वेरिएंट्स आए हैं, काजीरंगा, ये वो डार्क। तो आपके लिए सफारी भी एक अच्छी चॉइस वहाँ बन जाती है। हेक्टर प्लस जो है ना, बहुत ही अंडररेटेड गाड़ी रही है फॉर अ वाइल, और ये कई कई चीज़ें ऐसी देती है जो सफारी अभी भी नहीं देती है, और इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो ये तीनों गाड़ियाँ सबसे स्ट्रॉन्ग है इन दिस कैटेगरी। कैरेंस की वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छी है, पर कब तक मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है, वरना कैरेंस एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। एंड सेकेंड, उसकी सेफ्टी रेटिंग्स का हमें आइडिया नहीं है, और क्योंकि ये सेल्टॉस पे बनाई गई गाड़ी है और सेल्टॉस ने बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया इन ग्लोबल एनकैप, तो कहीं ना कहीं वी आर इन अ बिट ऑफ डाउट, क्योंकि वहाँ पे उसकी एक बार स्कोर आ जाएगा, वील गेट मच बेटर आइडिया। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके जो डाउट्स है उनको क्लैरिफाई किया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे डाउट्स पूरी तरह क्लैरिफाई नहीं हो पाए हैं, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे जुड़
सकते हो। जी हाँ, आप फ़ोन कॉल पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरी टीम में दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये सारी गाड़ियाँ जो यहाँ देख रहे हो और दूसरी गाड़ियाँ ऊपर के सेगमेंट की, नीचे की सेगमेंट की, उन सबको ड्राइव किया हुआ है और वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ पे कुछ सवाल हमने पूछे, उनके जवाब दे दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए। हम एक मिनिमल फ़ी लेते हैं आपसे फॉर अ कॉल विच इज़ 550 रुपीज़, ताकि आपके लिए हम जो एक्सपर्ट लाएँ, ऐसे नहीं कि कॉल सेंटर में बैठ के वो जवाब दे रहा है आपको, बिल्कुल नहीं। हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है एंड जस्ट टू ब्रेक इवन द कॉस्ट, क्योंकि हम उनको एक सैलरी देते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, फॉर दैट टू जस्ट टू कंटिन्यू हम आपसे एक मिनिमल कॉल फी लेते हैं विच इज़ 550 रुपीज़। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव इट अ बिग लाइक एंड येस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको हमसे और बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है इन द कमिंग फ्यू डेज। एवरी डे आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। सो सब्सक्राइब के साथ साथ बाजू में बेल आइकन का भी बटन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए, वरना आप मिस करेंगे हमारा ढेर सारा कंटेंट जो रोज़ाना आता है। सो गाइस, ठीक है, यहीं मैं पैकअप करता हूँ। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, बाय।